कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 हेलो। मुझे पता है कुछ लोग डर गए होंगे क्योंकि मेरा मकसद तो वही था कि मैं डरा दूं। ठीक है, हेलो हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ परिश्रम बैच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज? फटाफट से मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। तुम डरे कि तुम नहीं डरे? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। ओके, मैं तो डर गया। ठीक है, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दैट इज एवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, एवोल्यूशन हमने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ओके मैंने बहुत सारे, मैम हम नहीं डरते। हाँ कोई बात नहीं, डरोगे बेटा डरोगे, मैं नहीं तो तुम एग्जाम तो जरूर डरा देंगे। ठीक है, तो यस, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने बेटा अपनी लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू कर दिया था, दैट इज एवोल्यूशन, दैट इज ज़ूलॉजी वाला जो पार्ट था। इसका हमने लेक्चर 1 लास्ट क्लास के अंदर ही कंप्लीट करा था। और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स चल रहे थे कि मैम हम लोगों के स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, कई बच्चों के स्कूल में बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, कई बच्चों के स्कूल में इकोलॉजी आ रहा है, किसी के स्कूल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ रहा है। शायद हर स्कूल में यार अलग अलग होता है। कई लोग क्या होता है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से शुरू कराते हैं, कई लोग पीछे वाली यूनिट से शुरू करा देते हैं। तो आई नो इट माइट बी अ प्रॉब्लम टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जितने चैप्टर्स हमने क्लास में कर लिए हैं बहुत ही अच्छी चीज है, पर अगर आपको लगता है कि आपको जरूरी है अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में मार्क्स लाना, तो बेटा मेरे वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एनसीईआरटी वाला चैनल पे, आप वहां से जाके उस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके तो आई थिंक वो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। इवन मेरे हों चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी सारे टीचर्स के भी आपको लास्ट ईयर के वन शॉट्स मिल जाएंगे जहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दैट इज लेक्चर नंबर 2। आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? आज की क्लास बहुत छोटी ही रखने वाले हैं हम, बिकॉज आज का टॉपिक भी इज वेरी इजी। ब्रिंग इट ऑन मैम, वी आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल। उसके बाद बेटा आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे हम। राइट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा आरआर कर लेते हैं। लेट्स डू दी आरआर, लेट्स डू रैपिड रिविजन। ठीक है, लेट्स डू रैपिड रिविजन। ठीक है, तो भाई हमने क्लास में पढ़ा था कि भाई यूनिवर्स कैसे बना था। तो भाई जो यूनिवर्स है बेटा वो 20 बिलियन ईयर्स अगो बना था। 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यूनिवर्स बना था। और इस चीज को एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी ने किया था? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, किसने एक्सप्लेन की थी ये चीज? बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी ने ऐसा कहा था कि भाई कहीं स्पेस के अंदर एक हॉट रेड मास था, एकदम गर्म आग का गोला था बेटा, जो जिसमें एक मोनोन्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत ही अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है मैम, छुट्टियां कब से पड़ेंगी बता दो। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 सितंबर से थोड़ा ऑफ मिलना शुरू होगा, ताकि आप लोग अपना बैकलॉग एंड बाकी चीजें कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, है ना, सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस बंद हो जाएंगी। तो आई थिंक टुडे इज हमारी कितनी क्लासेस आ जाएंगी उससे पहले लेट मी चेक। आज है 25 ना, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हमारी क्लास है, देन नेक्स्ट मंडे से आपका ऑफ है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये चैप्टर इस वीक इन 3 क्लासेस में खत्म नहीं होता, आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि अरे यार पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। वेडनेसडे को तो आपका ऑफ है गणेश चतुर्थी का। चलो वील सी व्हाट वील डू, जितना चैप्टर हो जाए उतना तो कवर करते हैं। ठीक है, चलो हाँ जी, तो हमने बोला भाई एक एक्सप्लोजन हुआ, एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन। कुछ गैसेस फॉर्म हुई जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, और उनके कंडेंस होने से बेटा बनी गैलेक्सीज बेटा बनी, जिसमें हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ कितने टाइम पहले बनी है भाई? अर्थ बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। हमने बोला था अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई होगी, अर्थ के ऊपर चीजें कैसे आई। तो हमने बोला था भाई जो अर्थ होती है
उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बाहर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक लार्वा की जो मोल्टन लार्वा की लेयर है वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस फॉर्म हुई। कौन कौन सी गैसेस फॉर्म हुई थी बेटा? मीथेन, अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेस फॉर्म हुई, ठीक है। फिर हमने बेटा पढ़ी दैट इज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, कैसे भाई धरती पर जिंदगी आई। अब भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने आके अलग अलग थ्योरीज दी। तो भाई सबसे पहली थ्योरी हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन किसने दी थी? फादर सोरेज ने दी थी। फादर सोरेज ने ऐसा कहा था कि भगवान ने धरती बनाई है और उस धरती पे भगवान लाइफ लाए हैं, और विद इन 6 दिन में उन्होंने पूरी धरती का जो है लाइफ जो है सारा काम कर दिया था 6 डेज में। और इन्होंने ऐसा भी कहा था कि धरती सिर्फ 4000 साल पुरानी है, ठीक है। फिर हमने बेटा सेकंड थ्योरी पढ़ी थी दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक या कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, कि भाई धरती पर कोई कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी होती है जिसके बाद सारी लाइफ वहां से गायब हो जाती है और एक नई लाइफ वहां पे आती है। फिर बेटा तीसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। आई थिंक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया तो सबको याद होनी चाहिए, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया में हम क्या कहते थे कि दूसरे प्लैनेट से किस फॉर्म में अर्थ में लाइफ आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ, फटाफट से बताएंगे मुझे आंसर, किस फॉर्म में लाइफ आ रही है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। वेरी गुड खुशी, ठीक है। चलिए फिर बेटा इसके बाद हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ आती है, जिसमें हमने मल्टीपल चीजें पढ़ी थी कि नाइल रिवर की पास की जो मिट्टी है उससे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आ रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट ने तो बिल्कुल हदें पार करते हुए कहा था कि उन्होंने बेटा एक कमरे के अंदर जो वीट होता है वो प्लस अपने मैले स्वेटी कपड़े डाले, और जब उन्होंने 21 दिन बाद वहां पे देखा तो वहां चूहे पैदा हो गए थे, ठीक है। दैट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। फिर आई थी बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दी थी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बेटा दी थी लुइस पास्चर ने। किसने दी थी? लुइस पास्चर ने, जो कि मैंने आपको बताया था आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने ऐसा कहा था कि भाई लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे, एक फ्लास्क का नेक स्ट्रेट था और एक का जो नेक था, ठीक है, वो ऐसा एस शेप था। तो इसमें माइक्रोब्स एंटर हो गए, इसमें यहीं पे ट्रैप हो गए, तो जिससे हमें पता चला कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। फिर बेटा आई थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। कौन सी थ्योरी आई? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन बेटा, जो आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। किसने दी थी ये थ्योरी? फटाफट से बताएंगे। ये थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन किसने दी थी? बेटा इस थ्योरी में बताया गया था कि अर्थ के ऊपर यूवी रेडिएशंस आ रही थी, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स टूटे, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट थी जैसे अमोनिया, मीथेन, CO2, वाटर वेपर। पूरी रात पूरी जिंदगी बहुत सालों तक बारिश होती रही धरती पे और ओशंस फॉर्म हो गए, ठीक है, और पहली लाइफ पानी के अंदर ओरिजिनेट हुई, ठीक है। यस, वेरी गुड सक्षता, राइट। ओपेरिन एंड हेल्डेन ने ये दी थी। बेटा जो आंसर करेगा उसका नाम लिया ही जाएगा क्लास में, बिकॉज जो पढ़ के आ रहा है वो अप्रिशिएट भी किया जाएगा क्लास में, ठीक है। फिर बेटा इन्हीं की थ्योरी पर बहुत साइंटिस्ट ने आवाज उठाई, ओए हम नहीं मानते ऐसा होता है। तो इनकी थ्योरी को बेटा एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? इनकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली, इनकी थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्हीं के स्टूडेंट्स मिलर एंड यूरे ने, ठीक है, मिलर एंड यूरे ने इन द ईयर 1953 बेटा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और बेटा उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने पानी डाला, उसके अंदर आग लगाई। सो बेसिकली ऐसा फ्लास्क लिया था, इसके अंदर नीचे आग लगाई ताकि वाटर वेपर बने। यहां पे एक स्पार्क डिस्चार्जर था, ठीक है, एक स्पार्क डिस्चार्जर था। इस स्पार्क डिस्चार्जर के अंदर क्या क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ट्रस्ट मी, कि स्पार्क डिस्चार्जर के अंदर क्या क्या होता है। तो भाई स्पार्क डिस्चार्जर में 75,000 वोल्टेज था,
किलो वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद इसमें 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। कौन कौन सी गैसेस थी इसके अंदर, फटाफट से बताएंगे, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी 3 गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमने बोला वेरी गुड 75,000 वोल्टेज था। फिर बेटा यहां से पानी कंडेंसर में गया, कंडेंसर से पानी कूल डाउन होके यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ यहाँ पे अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हमें दिखी, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई है। वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक दैट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन टू नो कि आप लोगों को याद है कि नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, मैच द कॉलम है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। चलिए करेंगे बेटा इसको सॉल्व। करेंगे बेटा सॉल्व। किसी ने जो तो चीटिंग करी ना पिछली क्लास को खोल के देख के, पिटाई कर देनी है मैंने। डन है। चलिए तो बेटा अर्थ का ओरिजिन कितने टाइम हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम 4500 मिलियन ईयर्स अगो लिख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4000 मिलियन ईयर्स अगो, विच मींस 4 बिलियन ईयर्स अगो। फिर फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बेटा दैट केम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, एंड फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ केम 3000 मिलियन ईयर्स अगो, विच क्लियरली मैचेस ऑप्शन नंबर सी। रिवीजन प्रॉब्लम, मैम आपने अभी रिवीजन में ये दोनों चीजें तो बताई थी, पहली दो, बाकी दो का रिवीजन नहीं कराया तो कैसे याद होगा बेटा। वेरी बैड, संभवी, रचना, स्वाधीन, नित्यम, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। बेटा ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। एंड नाउ दैट इज ऑन यू, आप कैसे पढ़ते हैं, राइट। चलिए 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 शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले तो तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब आ रहा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि कैसे इंसान पहले थोड़ा चिंपैंजी जैसा दिखता था, फिर इंसान जैसा दिखने लगा, जानवर ऐसे कैसे दिखने लगे, जानवर अलग अलग टाइप के क्यों होते, हाउ इज एवरीथिंग डिफरेंट। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बेटा कुछ थ्योरीज दी गई थी। बहुत मजा आएगा तुमको इन थ्योरीज में, ट्रस्ट मी, तुम बहुत एंजॉय करोगे। पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के नाम से आपके एनसीईआरटी में है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल जो साइंटिस्ट की दुनिया में घूम रहा था, सवाल था हाउ दीज वेरिएशन अकर्ड इन स्पीशीज। ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमंस के अंदर भी ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर होता है, बीटल्स के अंदर भी रेड, ग्रीन, येलो अलग अलग कलर के बीटल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग हाइट के जानवर होते हैं। व्हाई इज इट सो, इतना डिफरेंस क्यों आता है, ऐसा एवोल्यूशन क्यों हुआ है, ऐसे कहां से ये वेरिएशन नजर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं वेरिएशन। तो भाई सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरी दी वो आए थे, ड्रम रोल्स, फॉर अ वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट दैट इज लेमार्क, ठीक है, लेमार्क। और उन्होंने जो थ्योरीज दी थी बेटा उन्हें कहा जाता था लेमार्किज्म। और मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बताती हूँ लेमार्क जी के बारे में। लेमार्क जी उस टाइम के फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ठीक है, एंड इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस था और इनकी थ्योरीज को कहा गया लेमार्किज्म। इनका जमाना था, इट्स लाइक लेमार्किज्म, जैसे डार्विनिज्म वैसे ही लेमार्क जी का भी
बहुत ही फेमस नाम था लेमार्किज्म। इन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो बेटा दो थ्योरी है इन्होंने दी थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब इन थ्योरी को समझते हैं, ये थ्योरी क्या कहती थी। ठीक है, बहुत मजा आएगा, तुम्हें लगेगा कि ये क्या बचकानी सी थ्योरी दी है मैम, बट बेटा उस टाइम वो थ्योरी सोचना भी एक बड़ी बात थी। आज की डेट में बेटा बहुत लोग ये सोच भी नहीं पाते जो उस टाइम उन्होंने बिना फोन के सोच लिया था। हालांकि तुम्हें हंसी आएगी अभी पढ़ के, बट मजा भी आएगा। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गोज लाइक, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव इंटरनल वाइटल फोर्स। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैम व्हाट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बेटा हर चीज समझाऊंगी बच्चों, पर पहले पढ़ लो। और बेटा एनसीईआरटी के पेज नंबर अभी मत पूछो, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में हर चीज अलग अलग जगह दे रखी है। मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स की फोटो लगा रखी है, सिर्फ वो पढ़ना, जैसे चैप्टर खत्म होगा पूरी एनसीईआरटी भले पढ़ लेना। All organisms have internal vital force that enable them to develop a new organ or modify existing organ. ये लाइन क्या कहती है? लेमार्क जी ने कहा कि हमारे अंदर एक अंदरूनी ऐसी शक्ति है कि हम अपने किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसा असली में होता नहीं है, बट इन्होंने ऐसी थ्योरी दी थी। ठीक है, कि कुछ अंदरूनी शक्तियां, मेरा पेट इंटेस्टाइन बन जाए जस्ट जो। तो इन्होंने बेटा ऐसे ही बोला कि इंटरनल वाइटल फोर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर अपने आप मॉडिफाई या डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर बेटा इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या कहा, चेंज इन एनवायरमेंट फोर्सेस द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग। भाई हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही हमारी बॉडी के अंदर बदलाव लाता है। अगर बहुत ठंडी पड़ने लगी तो उस हिसाब से हमारी चमड़ी मोटी हो जाए, या बहुत गर्मी लगने लगी तो चमड़ी पतली हो जाए। बेसिकली ही वांटेड टू से कि आसपास के जो एनवायरनमेंट है या इंटरनल वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी के, उनकी वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। ओके, क्या सबको पहले तो मुझे बताएंगे इस स्लाइड पे जो भी लिखा है क्लियर है? बेटा एक्वायर्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका मतलब मैं समझाऊंगी, अभी शुरू हुई है थ्योरी। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, नोट डाउन करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। फिर बेटा इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया, क्या बोले भाई ये? इन्होंने बोला कि जितना हम किसी ऑर्गन को यूज करते हैं वो उतना बड़ा हो जाता है। मतलब अगर मैं मेरी आंखें रोज यूज कर रही हूं तो मेरी आंखें इतनी बड़ी हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू हिम, हम जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो बड़ा हो जाएगा, और जिस ऑर्गन को हम यूज नहीं कर रहे हैं वो छोटा होकर गायब हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा, विच इज द मेन पॉइंट ऑफ हिज थ्योरी। इन्होंने कहा था ना थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। बेटा ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, समझने पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तुम अगर अपने आप में ही गपशप करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो इन्होंने बेटा ऐसा कहा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली कि भाई तुम जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे वो बड़ा हो जाएगा, और जिसको नहीं करोगे वो छोटा हो जाएगा। तो भाई ही सेड द मोर वी यूज एन ऑर्गन द मोर इट डेवलप्स, द लेस वी यूज एन ऑर्गन इट डिसअपियर्स। अब भाई जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं, हम हमारा थर्ड मोलर यूज नहीं करते, हम हमारी अपेंडिक्स यूज नहीं करते, तो कायदे से तो ये तो धीरे धीरे छोटी होकर गायब हो जानी चाहिए। हम हमारी कोई बॉडी का ऑर्गन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या वो बड़ा हो जाता है? नहीं।
तो यार ये थ्योरी जो है बेटा कहीं मैच नहीं कर रही थी। तो नोट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक विजडम टूथ, अपेंडिक्स में हैव अ लिटिल सपोर्ट टू दिस। ये थ्योरी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही थी, बट भाई जैसे हमारी आईज हैं, क्या हमारी आंखें जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं वो बड़ी हो जाती है? नहीं होती, ठीक है, वो बड़ी नहीं होती, विच मीन्स ये पॉइंट भी इसका कुछ खास नहीं था। फिर पहले बेटा ये आपको दिख रहा है क्या? आई थिंक इट्स वेरी लाइट, इट इज वेरी लाइट, बट आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइज। मैं एक बार चेक कर लूं, थोड़ा तो विजिबल है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा सा वैसा हो गया है। फिर बेटा चौथा पॉइंट इन्होंने ये दिया, द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज ऑल्सो पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब बेटा दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड, एक होते हैं एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब जैसे बेटा आप सब लोगों के नैन नक्श, आपकी आंख, आपके मुंह, आपके दांत, आपकी स्माइल, आपकी फेस, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से मिलती है, क्योंकि बेटा वो जेनेटिकल है। बट कुछ चीजें हैं जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मानो आप में से किसी की मम्मा इज एन अमेजिंग डांसर एंड योर पापा इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज में तुम भी पैदा होते कथकली करने लग जाओगे, तुम ही पैदा होते ही न्यूटन पैदा हो जाओगे। तो भाई इन्होंने क्या कहा, अगर किसी के पापा या मम्मी में कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ सीखा, वो भी बच्चे में आ जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के घर वालों के एब्स हैं, तो वो एब्स बच्चे में भी आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि बेटा ऐसा नहीं होता है, दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी, ठीक है। कभी भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं होते, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। सोचो, है ना, मतलब जो तुम्हारे मम्मी पापा ने जिंदगी में चीजें सीखी हैं, मान लो भाई किसी की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो क्या उनकी बेटी बड़े होकर अच्छा खाना बनाने लग जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। वो चीज तो बेटा इंसान जिंदगी और एक्सपीरियंस से सीखता है, वो कोई इनहेरिटेड चीज नहीं है, है ना, कि तुम्हें अपने अंदर आ चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं होता, समझ गए? एब्स बेटा, एब्स, सिक्स पैक एब्स, ठीक है भाई। मान लो कोई अच्छा डांसर है पेरेंट, तो क्या बच्चा भी डांसर पैदा हो जाएगा? इनके अकॉर्डिंग यही इन्होंने कहा, द कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम is also passed on to the next generation. Acquired character. मैम what is the mean of abs? बेटा abs is a muscle जो बेटा बन जाते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, 8 पैक्स abs, 6 पैक abs, जो बेटा तुम्हारी नहीं है, ठेल तुम्हारी नहीं है, बस वही बेटा तोंद और abs का फर्क है, ठीक है। I hope now you are getting what is abs, ठीक है। मैम तो इन्होंने ये सब रॉन्ग बताया ही क्यों? अरे यार उस टाइम यार अपने जितनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी तुम्हें चीजें पता हैं, इस वजह से तुम ये चीजें कह सकते हो, बट उस टाइम यार लोगों के पास इतनी नॉलेज थोड़ी थी। तुम अभी इस थ्योरी पे बहुत हंस रहे होगे, बट उस टाइम ये थ्योरी देना भी बहुत बड़ी बात होती थी, बिना लैपटॉप, बिना इंटरनेट, बिना किसी चीजों के, सिर्फ रिसर्च पेपर्स के बेस पे, ठीक है। हाँ, कोई कह रहा है मैम एब्स तो नहीं पर फैमिली पैक है, बेटा अब क्या कर सकते हैं, जिम जाओ तुम, ठीक है। ओके, कोई कह रहा है मैम महेंद्र बाहुबली प्रूव्ड लेमार्किज्म। महेंद्र बाहुबली के बेटे भी बाहुबली जैसा ताकतवर था ना, हाँ ठीक है। क्लियर है क्या दोनों पॉइंट्स? तो बेटा क्या इज इट क्लियर वट एवर इज ऑन दिस स्लाइड? फटाफट से नोट कर लेंगे, लिखेंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। कौन कह रहा है मैम ये क्या चल रहा है? बेटा लेमार्किज्म की थ्योरी चल रही है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहली थ्योरी है लेमार्किज्म चल रहा है, अभी हम लेमार्क जी की बात कर रहे हैं। चलिए, अब लेमार्क ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए, ऐसे वैसे थोड़ी, लेमार्क गिव एग्जांपल ऑफ अ जिराफ टू सपोर्ट हिज थ्योरी। अब लेमार्क भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने कहा मैं प्रूफ करता हूं इस चीज को। साइंटिस्ट ने बोला करो प्रूफ, तो उन्होंने बोला ही सेज एज ही कोटेड, अब मैं आपको दिखाती हूं, ही कोटेड कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी,
पर क्योंकि पेड़ की पत्तियां ऊंची थी तो उनको खाने के चक्कर में जिराफ रोज कोशिश करता था कि वो ऊपर तक पहुंचे। इस चक्कर में गर्दन ऊंची करते करते उसकी गर्दन लंबी हो गई, क्योंकि वो अपनी गर्दन का यूज रोज कर रहा था पेड़ से पत्तियां खाने के लिए। यूज करते करते, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में यही कहा था जब हम किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं बड़ा हो जाता है, तो बस इनका यही कहना था कि गर्दन का यूज करते करते इसकी गर्दन ही बड़ी हो गई। तो ही प्रूव्ड दिस, कि जिराफ की थ्योरीज को, जिराफ का एग्जाम्पल लेके ही प्रूव्ड कि भाई ऐसा होता है। हालांकि दिस इज नॉट द केस, ये सच्चाई नहीं है, बट उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल देके भाई अपनी बात पे वो रख दिया भाई, हाँ भाई जो मैं कह रहा हूं वही सही है। वो तुमने देखे नहीं, वो लोग होते हैं लड़ाई में, हर आई थिंक देर इज इन एवरी हाउस देर इज दिस 1 or 2 पर्सन जो हमेशा ऐसी हरकत करते हैं। भले ही वो लड़ाई में गलत होंगे पर अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए कुछ भी बात बोलेंगे जिससे बस वो प्रूफ हो। कुछ भी बोलते हैं पर वो प्रूफ होनी चाहिए बात, है ना। ऐसे बहुत लोग होते हैं हर फैमिली में, हर फ्रेंड्स ग्रुप में, हर जगह एक बंदा ऐसा होता है जो अपनी गलत बात को प्रूफ करने के लिए 10 एग्जाम्पल दे देता है। तो बस वैसा ही कुछ मान सकते हैं हम, ठीक है। तो भाई इन्होंने ये चीज को प्रूफ कर दिया ऐसे। फिर भाई he says giraffe developed longer neck over time due to foraging leaves। बेटा वो जो लटकी हुई लीव्स थी पेड़ से on tall trees when grass was not available, क्योंकि भाई धरती पर ग्रास जो है बहुत सारे दूसरे जानवर खा जाते थे, तो इन्हें पत्तियां ऊपर से खानी पड़ रही थी। उस चक्कर में बेटा इनकी गर्दन लंबी हो गई, है ना। यस मैम, रिलेटेबल बात बोल दी मैम आपने। फिर एक साइंटिस्ट आए, जैसे तुम लोग कह रहे हो मैम किसी ने सवाल नहीं उठाया, आए एक साइंटिस्ट, उनका नाम था वाइज मैन। नाम से कितना डिसेंट नाम है नहीं, वाइज मैन। उन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। और उन्होंने कहा आई डोंट एग्री विद लेमार्क। क्यों, इन्होंने क्या किया मैम ऐसा पहले देखेंगे। इन्होंने बेटा चूहे लिए, चूहों को लेके उसकी पूंछ काटी, खचक खचक, इन दोनों चूहों का बच्चा पैदा कराया, पर चूहे में फिर पूंछ आ गई। फिर इन्होंने इसकी पूंछ काटी, एक और की पूंछ काटी, एक और बच्चा कराया, फिर पूंछ आ गई। ऐसा इन्होंने बेटा अप्रोक्सीमेटली 22 जनरेशंस तक चूहे की पूंछ काटते रहे, पर फिर भी पूंछ आ रही थी। पर लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो लेमार्क ने कहा था अगर किसी ऑर्गन में हम यूज नहीं कर रहे तो वो गायब हो जाएगा, ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अगर हमने दोनों माँ बाप की पूंछ काट दी है तो बच्चे में पूंछ क्यों आ रही है? माँ बाप की तो पूंछ काट दी थी ना हमने, बच्चे में पूंछ क्यों आ रही है? फिर इसकी पूंछ काट दी, फिर इसके बच्चे में पूंछ क्यों आ रही है? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात हुई थी ना, पेरेंट्स के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रही इसके पास कटी पूंछ? भाई मान लो तुम्हारे टकले हो गए, तुमने बाल कटवा लिए, तो क्या तुम्हारा बच्चा भी बेटा टकला रहेगा जिंदगी भर? नहीं, ठीक है। तो बस यही चीज कही इन्होंने। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म डिसअप्रूव थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ही कट द टेल ऑफ माइस फॉर 22 जनरेशन, स्टिल इट अपीयर्ड। 22 जनरेशन तक पूंछ काटने के बावजूद पूंछ आ रही थी। तो ही सेड कि देयर आर भाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, जनरल बॉडी सेल्स, और जर्म सेल। एनी चेंज इन जर्म प्लाज्म नीड टू पास टू नेक्स्ट जनरेशन। जर्म सेल्स बेटा क्या होते हैं? जर्म सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में पास करते हैं आगे, मतलब गैमेटिक सेल्स, वही बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेटा जर्म सेल्स की ही पास होती है, नॉर्मल बॉडी सेल्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती है। पता ही है तुम्हें, तो हम तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि बेटा जो स्पर्म्स और ओवा के अंदर बेटा जो आ रहे हैं कैरेक्टर्स वही बच्चे में जा रहे हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स के कैरेक्टर्स नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। ये बेटा लेमार्क की थ्योरी खत्म होती है, लेमार्क की थ्योरी खत्म होती है बेटा। चार थ्योरी है टोटल, 4, जिसमें 2 ही बड़ी हैं, लेमार्क और डार्विन, बाकी तो दोनों बहुत छोटी छोटी। किसी ने कितना दिमाग लगाया अभी?
बेटा इतने दिमाग तुम एग्जाम में लगा लो ना, तुम टॉपर बन जाओ। एक बच्चे ने क्या बोला अभी, मैम काश कोई टाइम मशीन बना दे तो मैं पीछे टाइम में जाके, क्योंकि अब तो मेरे को नॉलेज है, मैं ही जाके थ्योरी दे दूं तो आज मेरा नाम दुनिया में हो। हाँ, दिमाग का पूरा पूर्ण उपयोग किया गया यहाँ पे। सो हम ओवरऑल एक बार इसकी थ्योरी को समराइज कर देते हैं। कोई कह रहा है मैम समराइज कर दो, मैं कर देती हूँ। तो भाई लेमार्क जी ऐसा कहते थे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं और इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में बदलाव आ जाता है। उन्होंने कहा अगर हम किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, किसी ऑर्गन को नहीं कर रहे तो वो छोटा हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि अगर हमारे पेरेंट्स में कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एब्स हैं, डांसर अच्छे हैं, तो वो हम में भी आ जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने प्रूफ किया इसको जिराफ की थ्योरी के, कि भाई जिराफ गर्दन बड़ी होती गई क्योंकि वो पत्तियां खा रहा था। फिर बेटा इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव किया था वाइज मैन की थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ने, कहते हुए कि भाई ऐसा नहीं होता है। उन्होंने 22 जनरेशन तक एक चूहे की पूंछ काटी, फिर भी चूहे के बच्चे में पूंछ आई। ओके, विच क्लियरली स्टेट्स कि सोमैटिक सेल्स, हमारी बॉडी के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं होते, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो कि जर्म सेल्स जैसे स्पर्म और ओवा में होते हैं वही पास ऑन होते हैं। क्लियर है? लिख लिया सबने बेटा? नोटेड प्लीज, NOTED, नोटेड एवरीवन। फटाफट से बताएंगे, इज इट क्लियर एवरीवन? तो हम आगे बढ़े, डार्विन की थ्योरी पे मूव करेंगे हम। बेटा मैं बहुत अच्छे से बताया, ट्रस्ट मी। आई थिंक इतने कॉमेडी वे में तो मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा तुमको। ठीक है, चलिए, मुझे पता है मैम नोट करने वाला काम तो हम सबसे पहले करते हैं। चलिए, ये नोट नहीं करना है, जस्ट अ कोट फॉर यू गाइज, क्योंकि अब हम डार्विन जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन is one of the most famous scientists you know in biology, one of the most famous। और डार्विन जी का नाम बहुत लोग बहुत सारी जगह पे लेते हैं। तो here डार्विन जी quoted, ये तुम्हें अपनी नोट्स में नहीं लिखना है, just for some motivation to you guys। It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent that survive, it is one of the most adaptable to change is the one who survives। बेटा इस चीज से आप ये सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो या आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तभी आप सरवाइव करते हैं। इस चीज को आपको लाइफ से नहीं लेना, आपको अपनी करियर से लेना है। ठीक है, इसको हम करियर पाथ से मोटिवेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है बेटा आप क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होगे तो ही आप जिंदगी में अच्छा करोगे, या आप जिंदगी के सबसे शक्तिशाली इंसान होगे इस क्लास के तभी आप अच्छा करोगे। ठीक है, वन हु अडेप्ट, जिसको पता है बेटा चेंजेस के अकॉर्डिंग मोस्ट एडजस्टेबल अडेप्टेबल लोग रहते हैं, जिनको पता है उनके लिए सही क्या और वो किस चीज में अच्छे हैं किस चीज में नहीं है, वो चीज जिसको पता है बेटा वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने भी ऐसा जिंदगी के बारे में कहा कि बेटा जो सबसे इंटेलिजेंट है या स्ट्रॉन्गेस्ट है वो नहीं सर्वाइव करता, जो उस चेंज को अडेप्ट कर लेता है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड थ्योरी, दैट इज डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अब मैं तुम्हें बताती हूं, बहुत मस्ती थ्योरी है, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। तो भाई डार्विन जी जो थे, डार्विन जी इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, आज डार्विन का नाम तुम सब इसलिए जानते हो बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट इन इंग्लैंड। और उस टाइम अगर आपको पता होगा ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा रूल करते थे वर्ल्ड के ऊपर और ब्रिटिशर्स का काफी दबदबा रहता था। एक बहुत बड़ा ये भी रीजन है कि डार्विन को बहुत इंपॉर्टेंस मिली ओवर अदर साइंटिस्ट, क्योंकि वो कंट्री बहुत स्ट्रांग थी, इंग्लैंड। फिर बेटा डार्विन जो है अपनी रिसर्च के लिए अपने शिप से कहीं ना कहीं जाते रहते थे, तो उन्होंने अपने शिप को नाम दे रखा था। जैसे तुम लोग भी होगा, किसी के पास बाइक होगी, साइकिल होगी या कार होगी, अपन भी नाम देते हैं ना, सब लोग अपने नाम देते हैं अपनी गाड़ी को। ठीक है कि यार मेरी गाड़ी का ये पर्टिकुलर नाम है ना। अब हर किसी की गाड़ी के अलग नाम होते हैं, चिंटू मिंटू टिंटू पिट्टू, है ना, टार्जन द वंडर कार। ठीक है, वो याद है किसी को मूवी टार्जन द वंडर कार? पर्पल कलर की कार होती थी, है ना, आई थिंक इट वाज अ फरारी या जो भी वो गाड़ी थी पर्पल कलर की, उसका नाम था टार्जन। तो वैसे ही बेटा जो डार्विन जी थे उनके शिप का नाम था HMS बीगल, हर मैजेस्टी शिप। ठीक है, हर मैजेस्टी शिप HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल उनके जो शिप का नाम था। वेंट ऑन अ सी वॉयज, एक सी की जर्नी पर वो निकले अपने शिप में
कहां गए वो घूमने भाई, कहां गए वो रिसर्च करने? दैट इज टू गैलापागोस। अच्छा वो फरारी थी। हाँ, फिर बेटा वो अपने शिप से कहां गए? वो गए गैलापागोस आइलैंड में, जो कि बेटा पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ गैलापागोस आइलैंड का है। ये देखो बेटा, दिस इज साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के यहां पर, साउथ अमेरिका से थोड़ा दूर एक आइलैंड है जिसे कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में बेटा आप यहां देखिए, समवेयर हेयर इज यूरोप, ठीक है, यहां कहीं यूरोप है। तो बेसिकली ही ट्रैवल्ड ऑल द वे हेयर, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड पे भाई डार्विन जी इंग्लैंड से घूमते फिरते आए रिसर्च करने के पर्पस से, ठीक है। रिसर्च करने के पर्पस से वो गैलापागोस आइलैंड पर रिसर्च करते हुए गए। फिर बेटा उन्होंने वहां पे कुछ रिसर्च करी, उस रिसर्च के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कुछ चिड़ियाओं पर रिसर्च की उन्होंने, ठीक है। फिर उसी समय बेटा जब डार्विन ये रिसर्च कर रहे थे, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रसल वॉलेस। सेम बेटा ये साइंटिस्ट भी अपनी एक जर्नी पे थे, और ये साइंटिस्ट बेटा कहां ट्रैवल कर रहे थे? मलय आर्चिपेलागो, लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। मलय आर्चिपेलागो बेटा यहां पे है, लाइक ये रहा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा बेटा आपका इंडियन ओशन, इधर है मलय आर्चिपेलागो। तो दिस प्लेस इज बेटा मलय आर्चिपेलागो। इस जगह पे बेटा अल्फ्रेड रसल वॉलेस ट्रैवल करे थे अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। इन्होंने वहां पर जब रिसर्च करी तो इन्होंने भी डार्विन जैसे सेम ही चीजें पता करी, पर यार उस टाइम ही वॉज नॉट वेरी फेमस, तो इन्होंने अपनी रिसर्च को लिखा करा और इन्होंने डार्विन तक भेजी। अब नाउ व्हाट डार्विन डिड, उन्होंने देखा यार सिमिलर कंक्लूजन्स मैंने भी निकाले हैं, सिमिलर कंक्लूजन्स इनके भी हैं, विच मीन्स ये चीज तो हो ही रही होगी जब दो लोगों ने सेम चीज ऑब्जर्व की। तो डार्विन ने बेटा बोथ केम अप विथ सिमिलर कंक्लूजन फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, और उसी को चलते बेटा डार्विन ने अपनी पहली बुक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मेंशन्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब यहां पर मैं आपको एक बुरी बात बताती हूं, नॉर्मली बेटा अल्फ्रेड रसल वॉलेस का भी उतना ही योगदान था जितना डार्विन का, बट बहुत जगह बेटा बिकॉज डार्विन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इसलिए आज की डेट में सब लोग डार्विन का नाम जो है जानते हैं। अल्फ्रेड रसल वॉलेस को इतना कोई नहीं जानता, और अगर तुम डार्विन की स्मार्टनेस देखो तो डार्विन अपनी बुक में इनका भी नाम मेंशन कर सकते थे, बट ही डिडंट। बट स्टिल हिस्ट्री नेवर लाइज, एंड जो लोग बेटा जिंदगी में अच्छा काम करते हैं उनका नाम आता है दुनिया में। तो अल्फ्रेड रसल वॉलेस को अगर आज आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, विच मीन्स ही वॉज गिवन इंपॉर्टेंस आफ्टर अ टाइम, ठीक है, बट उस टाइम तो उतनी नहीं मिली इंपॉर्टेंस, राइट। बट यस, डार्विन तो फेमस साइंटिस्ट थे ही। तो कहीं ना कहीं आई ऑलवेज फील अल्फ्रेड रसल वॉलेस के लिए इंसाफ होना चाहिए, बट ठीक है। क्लियर है क्या सबको? ये स्लाइड क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, सीसी इन द चैट बॉक्स। फिर हम डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं बेटा। अब इन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए थे वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना पढ़ लो। तो डन है मैम? वोट फॉर रसल, यस। डार्विन वॉज कनिंग, यस। इसलिए आप कहीं भी चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत लोगों ने कभी भी किसी भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वीडियो खोलना जहां पर चार्ल्स डार्विन की तारीफ हो रही है, बहुत जगह वहां पे अल्फ्रेड रसल वॉलेस का नाम लिखा होता है कमेंट सेक्शन में, तुम्हें दिखेगा। और अब क्योंकि तुमने वो चीज पढ़ ली है तो तुम रिलेट कर पाओगे क्यों लिखा होता है, ठीक है। चलिए, हाँ भैया आज थोड़ा ज्योग्राफी टीचर भी बनना पड़ा मुझे, है ना, तो माफ करना बेटा अगर ज्योग्राफी में मैंने यूरोप को कहीं और मार्क कर दिया हो तो, ठीक है। ऑब्वियसली लिखना है बेटा नहीं लिखोगे तो क्या करोगे। चलिए, तो डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉपुलेशन थ्योरी। अब भाई डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, अच्छा कोई कह रहा है मैम रिपीट कर दो, मैं कर देती हूँ एक बार रिपीट। बस इसमें तुम्हें यही लिखना है कि डार्विन बेटा इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे और ये पैसिफिक ओशन में गैलापागोस आइलैंड गए थे। अल्फ्रेड रसल वॉलिस इंडियन ओशन में मलय आर्चिपेलागो आइलैंड गए थे। दोनों ने सिमिलर कंक्लूजन्स दिए, पर डार्विन ने उसके बाद अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश कर दी। ठीक है, अब डार्विन किससे इन्फ्लुएंस थे? तो डार्विन बेटा काफी सारे साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो भाई क्योंकि हम डार्विन को इतना बुरा भी नहीं बता सकते, तो डार्विन ने कुछ जगह तो साइंटिस्ट को तारीफ दी थी। जैसे भाई साइंटिस्ट एक थे जिनका नाम था थॉमस मैथ्यूस। उन्होंने बेटा उनकी इस थ्योरी से काफी इंस्पायर्ड थे, पॉपुलेशन थ्योरी से। डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉपुलेशन थ्योरी, काफी इंप्रेस्ड थे वो इस थ्योरी से। वो थ्योरी ये कहती थी कि पॉपुलेशन हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली बट पॉपुलेशन साइज इज स्टेबल मोर और लेस एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन। इस लाइन का मतलब है कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ऐसा कहती थी कि भाई पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ती जाती है कांस्टेंट रेट पे, अनटिल एंड अनलेस कोई भवंडर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, कोविड आ गया, तो भाई पॉपुलेशन में गड़बड़ाहट हो जाती है पूरे ग्राफ में। पर वैसे पॉपुलेशन एकदम स्टेबल वे में इंक्रीज होती रहती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली नॉर्मली ग्रो करती रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई सीजनल फ्लक्चुएशन ना हो जाए, जैसे कोविड आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया। तो भाई डार्विन ने इस थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर क्या पॉइंट्स दिए? तो भाई डार्विन ने इस थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर कहा ओवर प्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट था देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू ओवर प्रोड्यूस। तुमने हमेशा देखा होगा बहुत सारे जानवर है बेटा जो एक बारी में बहुत सारे बच्चे करते हैं। डॉग्स को देख लो, एक बारी में 5 या 6 पपीज पैदा कर देंगे। ठीक है, तो अब तुम देखो कॉकरोच को, एक बारी में कितने हजारों में अंडे दे देते हैं। कितने सारे इंसेक्ट्स हैं बेटा जो हजारों में अंडे दे देते हैं, है ना। फ्रॉग्स को देखो, बहुत सारे अंडों का जुट्ठा देते हैं, एकदम गुट ग्रुप पैदा करते हैं। ह्यूमंस को देखो बेटा, एक बारी में एक ही बच्चा है, 2 या 3 मैक्स ऐसे बच्चे पैदा करते हैं। तो भाई डार्विन ने ऐसा कहा कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी आबादी को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन करता है अलग अलग रेट पे। ठीक है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू ओवर प्रोड्यूस। जैसे डॉग्स 5 या 6 पपीज, हर किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का रेट अलग अलग होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन स्टेबल है, पॉपुलेशन स्टेबल है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पहले ये दिए, पहले बताएंगे। इज इट क्लियर एवरीबडी? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। क्या ये क्लियर है? नोट कर लो, समय दे रही हूं, नोट कर लो, फिर हम इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। मैम मीनिंग ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन, मनीषा बेटा मैंने जैसे बताया ना, मान लो भाई सीजन आ गया, तूफान का सीजन आ गया, बारिश का सीजन आ गया, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई, जैसे कोरोना आ गया, सीजन के हिसाब से कोरोना आ गया था, पॉपुलेशन में बहुत लोग अचानक से मर गए, तो बेटा कुछ फ्लक्चुएशंस या कुछ गलतियों की वजह से कई बार पॉपुलेशन खराब हो जाती है, बट वैसे पॉपुलेशन स्टेबल होती है। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ ना आ रहा हो। वेरी इजी पॉइंट्स और हर एक शब्द का मतलब समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, विच मीन्स या तो आपका लिखने में ध्यान है या आप सुन नहीं रहे हो मैम क्या कह रही हैं। अगर आप सुन नहीं रहे हो बेटा, इस जन्म में मैं तो क्या कोई टीचर तुमको ये टॉपिक नहीं समझा सकता। पढ़ना है तो प्लीज ऑफ कोर्स यहां ध्यान दीजिए। लिख तो आप बेटा सकते हैं, क्लास के बाद भी समय भी दे रही हूं, लिख सकते हो, पर समझ एक ही बार सकते हो। हर टॉपिक को बेटा 2 से 3 बार आई एम रिपीटिंग। उसके बाद भी इफ यू आर राइटिंग कि मैम नहीं लिखा, सोच में हमारा ध्यान कहीं और है। मेरे को पता है बेटा बहुत बच्चों का ऐसा होता है, मैम हम नोट करने में बिजी थे, हम एक्चुअली ध्यान पीछे फोन चलाने लग गए थे, घर में कोई कुछ बोल रहा था तो देखने लग गए थे, उस चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया आपने क्या बोला। अब आप रिपीट कर दो एक बार। फिर बेटा डार्विन ने कहा कि यार रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं दुनिया में। जैसे आप लोगों को पता होगा
नीट, जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे नीट की या जेई की तैयारी कर रहे होंगे, तो यार नीट में सीट्स कितनी है, नीट एग्जाम में सीट्स कितनी होती हैं? अराउंड आप देख लो 50,000 सीट है। और कितना बच्चा बेटा हर साल नीट एग्जाम दे रहा है? 25 से 30 लाख बच्चा बेटा नीट का एग्जाम देता है, पर सीट कितनी है? 50,000। ठीक है, तो तुम परसेंटेज देख रहे हो। ऐसे ही बेटा डार्विन ने कहा कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन होता है। आज नीट क्यों कहते हैं कि नीट एंड यूपीएससी आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया? बिकॉज बेटा सीट्स बहुत कम है और देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। हर कोई बेटा बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है, बट बेटा यूपीएससी में सीट्स और नीट में सीट्स इतनी ही है, पर देने वाली जनता इतनी है। तो मैम क्या हमें हार मान जानी चाहिए? नहीं, लाइफ इज कॉम्पिटिटिव। बेटा तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना। जब तुम्हें सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है ना, तो तुम्हें अपने आप पे विश्वास रख के पढ़ाई करनी होती है। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि 1000 ही सीट है, 500 ही सीट है। तुम्हें एक सीट चाहिए और वो सीट वहां है। तुम्हें उस एक सीट के लिए पढ़ाई करनी है बेटा, समझे? तो भाई डार्विन ने कहा इसी चीज की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, स्पीशीज में कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन कैसा होता है देखेंगे। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब होता है सेम स्पीशीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, मतलब ह्यूमन ह्यूमन में लड़ाई, डियर डियर में लड़ाई, चिड़िया चिड़िया में लड़ाई, राइनो राइनो में लड़ाई। दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। सेम स्पीशीज के अंदर कंपटीशन हो रहा है। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज लड़ाई कर रही हैं, जैसे हाइना और लायन, ठीक है, हॉर्स और जीब्रा, ठीक है, जिराफ और ये बनी रैबिट, ठीक है, घास का कंपटीशन। इनके बीच में बेटा रिसोर्सेज का कंपटीशन है। ये भी मीट खाना चाहता है, ये भी मीट खाना चाहता है, पर कंपटीशन है। तो बेटा अगर सेम स्पीशीज में कंपटीशन होता है दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक, अलग अलग में होता है इंटर स्पेसिफिक। और तीसरा कंपटीशन बेटा होता है एनवायरमेंट का। जैसे कैमल बेटा डेजर्ट में ही रह सकता है, पोलर बेयर बेटा आइस में ही रह सकता है, राइट? तो भाई डार्विन ने यही चीज कही, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मींस कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। एनवायरमेंटल स्ट्रगल माने कोल्ड, रेन, हॉट टेम्परेचर, जिसकी वजह से भी दिक्कत होती है कुछ जानवरों को। अगर मैं कैमल को बेटा एंटार्क्टिका भेज दूंगी, जा अब अपना खाना ढूंढ ले, कैमल वहां ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं पोलर बेयर को डेजर्ट में भेज दूंगी, वो नहीं कर पाएगा सरवाइव, राइट? इज इट क्लियर? हाँ भाई बुल है वो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा वेरिएशंस, और ये पॉइंट था बेटा जहां डार्विन गलत थे। वेरिएशंस, उन्होंने कहा, इन्होंने ये वाला जो पॉइंट है आधा अधूरा सही कहा था, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होती है, कोई भी दो जानवर कभी सेम नहीं दिखते, ठीक है। आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूं, इस क्लास का हर बच्चा ह्यूमन है, आई होप सो, ठीक है। बाकी बेटा कुछ गधे भी बैठे होंगे, बड़ी बात नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। बहुत तुम अपने आप को ह्यूमन मान रहे हो तब तक सही है, ठीक है। तो इस क्लास में बेटा बहुत ह्यूमंस हैं, बट एवरी ह्यूमंस लुक डिफरेंट। हेलो सर, अरे अरे सर, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने क्या बोला कि वेरिएशंस जो होती हैं बेटा हर जानवर के अंदर होती हैं, कोई दो स्पीशीज सेम नहीं दिखती हैं, ठीक है। अपन में से अधिकतर लोग सब ह्यूमंस हैं, लिविंग फ्यू, तो सब सिमिलर दिखते हैं, राइट? सिमिलर दिखते हैं, हाँ भी बोल रहे हैं कई बच्चे, बेटा नहीं दिखते। डार्विन ने यही कहा, नो टू इंडिविजुअल्स, कभी भी कोई दो इंडिविजुअल्स बेटा सेम नहीं दिखते, वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। वेरिएशंस होती हैं। मैम कौन से सर थे? ऐसे ही बेटा एक सर थे, बॉटनी के सर थे, प्रिंस सर, वो आए थे, तो वो बस देख रहे थे, ठीक है। चले गए यार सर, मैं बुलाती वरना, है ना? ओके, अब क्या मैं जाऊँ सर को बुलाओ, ये काम रह गया मेरे पास है, मैं मेरी क्लास से निकल के सारे टीचर्स को बुलाऊं। अरे
सर आपकी क्लास नहीं, इधर आ जाओ सर, आप प्लीज आप इधर आइए। ठीक है, तो भाई डार्विन ने क्या कहा कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स बेटा सेम नहीं दिखते, वेरिएशन होती है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, आइडेंटिकल ट्विंस जो एकदम सिमिलर दिखते हैं। उसके अलावा यूजफुल वेरिएशंस which according to Darwin is adaptation is advantages and enable organism to survive। हम सब बेटा अलग अलग इससे भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन। हर जैसे मछली बेटा तैर सकती है क्योंकि वो पानी में रहती है, हम लोग पांव से चलते हैं क्योंकि हम लोग लैंड पे रहते हैं। जो चिड़ियाएं हैं बेटा वो हवा में उड़ती हैं इसलिए उनके पास पंख है। तो अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन बेटा सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। बट अब इन्होंने जो गलत लाइन कही थी बेटा वो मैंने यहां बोल्ड में लिख रखी है। इन्होंने कहा वेरिएशन स्मॉल है, बहुत छोटे लेवल पे होती है, डायरेक्शनल है, ठीक है, एंड एक्यूमुलेट ओवर टाइम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एग्जाम्पल पोलर बियर कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, कैमल डेजर्ट में रहता है। तो इन्होंने बेटा ये लाइन कही थी कि वेरिएशन स्मॉल है और डायरेक्शनल है, जो कि बेटा गलत होती है लाइन। मैं आपको बताऊंगी क्यों गलत है ये। पहले बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। CC in the chat box with pink hearts, everyone. अच्छा, कोई बोल रहा है मैम डायरेक्शनल मीन्स कि वेरिएशंस का एक तरीका होता है कि वो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ती हैं। डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन है वेरिएशंस को। बट सच्चाई तो ये है बेटा, वेरिएशन किसी भी तरीके से हो जाती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेरिएशन इज डायरेक्शनलेस। असलियत तो यही है, वेरिएशन किसी से पूछकर नहीं होती, वेरिएशन अपने आप हो जाती है, राइट। फिर बेटा डार्विन ने 5वां पॉइंट दिया कि भाई नेचर सेलेक्ट्स। अब हाँ, अब आप लोगों ने एक लाइन, बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लाइन बेटा डार्विन ने नहीं दी थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लाइन हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेटा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, ठीक है। तो बहुत लोग बेटा जो बोलते हैं दैट इज रॉन्ग, दैट डार्विन सेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नो, दैट लाइन वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। तो आई होप, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, जहां आपको पता चलेगा दुनिया में क्या मिथ्स चलते हैं, ठीक है। मैम वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? वेरिएशन स्मॉल मतलब बहुत कम अमाउंट में वेरिएशन होती है और एक पैटर्न में होती है। बट असलियत क्या है मैं बताऊंगी अभी, रुको, धैर्य रखो। तो डार्विन ने फिर मैम अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने नहीं कहा तो डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिट है, वही सर्वाइव करता है। डार्विन ने बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी। He said he selects the individual with advantageous variation which now reproduces more, leaves more progeny। जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वही बेटा अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकता है, वही ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। तो उन्होंने बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द बेटा हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हालांकि दैट वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस ओनली, डार्विन ओनली, बट यस वो लाइन हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब बेटा जो फिट है वही जिंदा रह पाएगा। आज बेटा अगर तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी तो जिंदा रहना मुश्किल है ना। तुम अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रखोगे तो कभी जिंदगी में कोई मुसीबत आई कैसे तुम उसे बेयर करोगे? मान लो अचानक से कोई वॉर हो गई, 20-20 दिन तक खाना नहीं मिल रहा, अब क्या करोगे? कैसे भूखे रहोगे? कैसे सर्वाइव करोगे? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। तो बेटा अगर हम देखें तो देयर आर 2 की पॉइंट्स। कुछ की पॉइंट्स थे बेटा जो डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहे। दोस की पॉइंट्स वर नेचुरल सिलेक्शन टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन जीने लायक है। नेचुरल सिलेक्शन, ये हमने अभी तक यही सब तो पढ़ा कि कंपटीशन है रिसोर्सेज में, पॉपुलेशन स्टेबल है,
जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो जी रहा है, अपनी प्रोजेनी बढ़ाना अपने ही हाथ में है, ठीक है, वेरिएशन होते रहेंगे। तो भाई नेचुरल सिलेक्शन की नेचर पे भी डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था ब्रांचिंग डिसेंट। इन्होंने ऐसा कहा था कि हम सब बेटा एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं, हमारा एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है, हमारा एंसेस्टर कॉमन है। इन्होंने कहा था हम एक ही जने से पैदा हुए हैं और हम उन्हीं के, हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर्स, कि हम सबके बहुत कॉमन एंसेस्टर्स हैं। दैट इट शोज हाउ ऑल स्पीशीज आर रिलेटेड टू कॉमन एंसेस्ट्री, कि हम सब बेटा कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, हम सबके एंसेस्टर्स कॉमन हैं, कोई इंसान ही था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो देयर आर 2 की पॉइंट्स, और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 की पॉइंट्स गिवन बाय डार्विन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब याद रखना, 1 मार्क में भी पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रांचिंग डिसेंट, दैट ऑल स्पीशीज शो अ कॉमन एंसेस्ट्री, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, उसी से सब ओरिजिनेट हुए हैं। क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स। की पॉइंट्स नेचुरल सिलेक्शन बेटा, जो तुमने पूरी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ही थी। फिर ब्रांचिंग डिसेंट की कॉमन एंसेस्ट्री होती है। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, फटाफट से। एंसेस्टर्स मतलब बेटा जैसे आपके दादा परदादा, एंसेस्टर्स, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री बनाते हो अपना, एडम एंड ईव जैसे कह लो, या एंसेस्टर मतलब बेटा बड़े बुजुर्ग जो आपके, जिनसे आप पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए। सो बेटा अब सिर्फ 2 थ्योरी बची हैं, एक ये और एक ये, और बस फिर आपका चैप्टर खत्म, एक एक पेज की थ्योरी है। फिर आई बेटा थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, विच वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी रीस, जिन्होंने बेटा आपने 11th क्लास में जिन्होंने वायरस के बारे में बताया था, आई थिंक ह्यूगो डी रीस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इन्होंने बेटा एक पौधे इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया था, जिसको बेटा डिनॉर्थिन लेमार्कियन भी कहते हैं। इन्होंने देखा कि एक ही फ्लावर में कितने कलर्स हैं। ये बेटा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इवनिंग प्राइमरोज, ये अलग अलग कलर के होते हैं, हर जगह अलग अलग कलर के। देखो कहीं रेड, कहीं पिंक, कहीं पर्पल, कहीं लाइट पिंक, कहीं बेबी पिंक, कहीं ऑरेंज, कहीं डार्क पर्पल, कहीं लाइट लैवेंडर, कहीं व्हाइटिश, हर जगह अलग अलग कलर के हैं। तो इन्होंने बताया, इन्होंने इसी पौधे पर काम किया, एंड बेटा इस पर 1 मार्क क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कि बेटा ह्यूगो डी रीस की म्यूटेशन थ्योरी में था क्या। उन्होंने बेटा कहा था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को कहते हैं सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज सॉल्टेशन, मतलब एक ही म्यूटेशन हुई है पर इतने बड़े लेवल पे हुई है कि हर जगह बेटा जहां इवनिंग प्राइमरोज रुकता है वो अलग अलग कलर का होता है, हर जगह अलग अलग कलर का। देख रहे हो कितने कलर वेराइटी में आता है ये। तो ये लाइन बेटा तुम्हें अपने दिमाग में बसा लेनी है। हु गिव्ड द लाइन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन, ह्यूगो डी रीस इन द म्यूटेशन थ्योरी। इस थ्योरी से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। दूसरा थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि भाई म्यूटेशंस मतलब जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से बेटा एवोल्यूशन हो रहा है। तो भाई इन्होंने कहा वेरिएशंस आर लार्ज, रैंडम, डायरेक्शनलेस एंड बाय चांस। देखा, ऑपोजिट कहा इन्होंने डार्विन के। डार्विन ने कहा था वेरिएशन बहुत छोटी होती है, इन्होंने कहा वेरिएशन बहुत लार्ज है। देख सकते हो तुम कितने ह्यूज अमाउंट में वेरिएशन है। रैंडम है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि सारे फूल पिंक ही होंगे, रैंडम होती है वेरिएशन। तीसरा डायरेक्शनलेस है,
ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ही ये मिले, इट्स डायरेक्शनलेस, इट कुड बी एनीवेयर, एनी टाइप ऑफ रैंडम वेरिएशन। ठीक है भाई, कई जगह के लोग हैं जिनके बाल रेड हैं, कई जगह के लोग हैं जिनकी आईज ब्लू हैं। ठीक है, वेरिएशन इज डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड लार्ज एंड इट इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, वेरिएशन इज अनप्रिडिक्टेबल। तो बेटा ये चीज ह्यूगो दी रीज ने कही थी, उसको बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्लीज लाइन आपको ध्यान रखनी है। इस थ्योरी से बेटा चाहे नीट हो चाहे बोर्ड्स हो, दो ही क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। आज तक जितनी बार भी इस थ्योरी से क्वेश्चन आया है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड एज सॉल्टेशन। वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी इज लार्ज, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। किसने दी थी ये थ्योरी? ह्यूगो दी रीज ने। दैट्स इट। इस थ्योरी से सिर्फ यही 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे। किस पर इन्होंने वो करा था बेटा? इन्होंने बेटा किया था इवनिंग प्राइमरोज पर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसलिए हम एक छोटा सा डिफरेंस भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो। आप लिख भी सकते हैं कि डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या फर्क था। ठीक है, आप लिख सकते हैं पॉइंट। इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन लार्ज है, इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन स्मॉल है। इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन डायरेक्शनल है, इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन डायरेक्शनलेस है। इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन समय के साथ ग्रेजुअली होती है, इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन रैंडम है, डिसाइड होके नहीं होती है। क्लियर है? ये चीज बेटा पूछी जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा था वेरिएशन कंटिन्यूस है, इन्होंने कहा था वेरिएशन डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी भाया, सॉरी, जल्दी जल्दी में उल्टा लिख दिया, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, सॉरी, उल्टा लिख दिया। ठीक है, डन है। हाँ भाई लिख दिया, फर्स्ट स्टेप गलत लिख दिया था, सॉरी। हाँ ऑपोजिट लिख दिया बेटा मैंने गलती से, जल्दी जल्दी में। डन। ज्यादा सही बेटा म्यूटेशन थ्योरी थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये थ्योरी बाद में आई है, ये थ्योरी ज्यादा सही थी। फिर बेटा आखिरी थ्योरी है जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी थी बेटा थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। वेरिएशन फैक्टर्स टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। इन्होंने कहा वेरिएशंस से जो एवोल्यूशन हो रहा है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन एक्सप्लेन कर चुके हैं, म्यूटेशन जो कि म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन कर चुकी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन माइग्रेशन। ये बेटा सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? बस आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। तो फोर्थ थ्योरी थी बेटा थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो कि वेरियस साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें बेसिकली क्यूमुलेटिवली लिख दिया गया था कि क्या क्या चीजों की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, कैसी चीजों की वजह से। तो नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दिया था, म्यूटेशन जो म्यूटेशन थ्योरी हुई थी, बाकी कुछ 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए थे जिनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। डन है?
चलिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। बल्ले 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 बल्ले। ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं बेटा, आ जाइए। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यार एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी में ये पूरा चैप्टर अलग अलग जगह पे दे रखा है। आपको एनसीईआरटी बेटा खुद से जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता नहीं पढ़नी है। जितनी मैं क्लास में पढ़ा रही हूं उतनी ही पढ़नी है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बेटा एक हेडिंग है जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत डार्विन की थ्योरी के बारे में दे रखा है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ। ठीक है, ये कुछ चीजें दे रखी हैं, बट अगेन इसका इतना हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। पर इन्होंने ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन और डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी, जिराफ का एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब बेटा इन्होंने इसी हेडिंग के अंदर दे दिया है। इस हेडिंग के अंदर इन्होंने चारों थ्योरी को बता दिया है। ठीक है, कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन और ये ब्रांचिंग डिसेंट कहा था, लेमार्क ने कहा था जिराफ वाली थ्योरी को, उन्होंने कहा था इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस। फिर इन्होंने कहा कि भाई अलग अलग थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन हैं। ठीक है, वी ट्रीट एवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस। हम बताते हैं भाई एवोल्यूशन एक नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर की बदौलत हुआ है। ठीक है, अननोन प्रोसेसेस की वजह से। बहुत अलग अलग चीजें बेटा एनसीईआरटी के अलग अलग कोने में हैं। फिर ये देखो थ्योरी ऑफ थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस ने बेटा क्या दी थी? थॉमस मैल्थस के बारे में यहां पे मेंशन करना चाहूंगी बेटा। पॉपुलेशन थ्योरी was given by थॉमस मैल्थस। ठीक है, इन्होंने बेटा पॉपुलेशन थ्योरी दी थी जिससे डार्विन इंस्पायर हुए थे। ठीक है, जिससे डार्विन इंस्पायर हुए थे। तो बेटा यहां पर यही लिखा है कि वर्क ऑफ थॉमस मैथस से डार्विन इंस्पायर हुए थे। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन स्टेबल है, सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं दिखते हैं, मोस्ट ऑफ दी वेरिएशंस जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ही ग्रो करती है। पॉपुलेशन बेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज होता है। ठीक है, और कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते हैं। डार्विन ने फिर वेरिएशंस के बारे में भी बात करी। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वही हेल्दी है। ठीक है, वही ओवर जनरेशंस काम कर सकता है, वही सरवाइव करता है जो बच्चे पैदा कर सकता है मैनी जनरेशंस के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा यहां कही गई। फिर बेटा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड थ्योरी के अंदर दे रखा है कुछ बातें। ये वाली हेडिंग में कुछ बातें इधर दे रखी हैं कि भाई डार्विन की शिप का नाम था HMS बीगल। वो बेटा इस शिप से कहां गए थे? गैलापागोस आइलैंड में गए थे। ठीक है, इन्होंने वहां पे रिसर्च करी थी। वहां पर बेटा दूसरे साइंटिस्ट भी आए थे। ठीक है, डार्विन ने अपनी जो थ्योरी दी उसके अंदर ही इन्होंने बताया कि अल्फ्रेड वॉलेस मले आर्चिपेलिगो गए थे। ठीक है, तो ये आप देखोगे ना बेटा ओवरऑल कैसे एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह पे टुकड़ों में चीजें दे रखी हैं। तो बेटा हम अगर आप रायता फैला रखा है एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने 10 जगह अलग अलग चीजें दे रखी हैं बेटा, हम वो अलग अलग जगह से ही पढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देती हूं कि एनसीईआरटी चैप्टर के बाद पढ़ना। जो मैं आज पढ़ा रही हूं मैं बस वो आपको प्रूफ करने के लिए दिखा रही हूं कि बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं हम। इट्स जस्ट दैट वो समझ आएगी जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रही हूं ताकि अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़ने की इच्छा हो गई, कुछ लोग तो मानते नहीं हैं, तो वो अपने आप से पढ़ सके। चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे। हु प्रपोज दैट लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज इवॉल्व ड्यू टू फोरेजिंग लीव्स ऑफ ट्रीज? किसने कही थी ये बात? जिराफ की नेक लंबी हो जाती है, किसने कही थी बेटा? मैंने हेडिंग्स बता दिए आपको। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एनसीईआरटी तभी पढ़ना जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और जिसको शौक आ रहा है वो एनसीईआरटी के मैंने हाइलाइट्स लगा रखी है, वो पार्ट रीड कर सकते हैं खुद से। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लगाए एनसीईआरटी के।
दैट इज नन अदर देन लेमार्क जी ने ऐसा कहा था। क्या बात है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, लेमार्क की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को और क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, थ्योरी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इम्पोज कैरेक्टर। कौन सी थ्योरी दी थी लेमार्क ने? दैट इज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन जज्ड फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। डार्विन ने किस बेसिस पे फिटनेस को जज किया था? कि वो किस तरीके से डिफेंड करता है, किस तरीके से खाना खाता है, किस तरीके से नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, या डी जनरेशन ऑफ ऑर्गन्स। डार्विन ने बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो नहीं बताया था, तो उन्होंने फिटनेस को किस बेसिस पे बताया था? डिफेंस के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, या सर्टेन ऑर्गन्स के डीजेनरेशन के बेसिस पे? किस बेसिस पे डार्विन ने फिटनेस को मेंशन किया था? मैंने आपको बेटा बताया था कि डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस माने कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वो बना पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, आज कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि आज बहुत बेसिक चीज पढ़ी, सिर्फ रीड नोट्स आज। दैट्स इट, आपको सिर्फ नोट्स रीड करने हैं आज, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं करना है। जो उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्लास में करा दिए हैं। बाकी ये टॉपिक एक्चुअली आधा अधूरा ही हुआ है, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, वन शॉट लेक्चर आई थिंक एनसीईआरटी वाला पे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑलरेडी आ चुका है। अब नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाएगा जल्द। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का भी वन शॉट आ जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया मैं उतना ही उस वन शॉट में पढ़ाऊँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में पढ़ाऊँ ताकि आप अच्छे से रिविजन कर सकें। बट बेटा अगेन गिव मी सम टाइम, बिकॉज ऐसे अचानक तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, समय लगता है उन चीज़ों को करने में। ठीक है, चलिए बेटा, आई नो पोल इज नॉट वर्किंग, इट माइट बी गिविंग प्रॉब्लम टू सम पीपल, बट इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है, आई नो थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों को इस चैप्टर के साथ, बट बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने पूरा पॉइंट्स में थ्योरीज लिखवा रखी हैं, आई होप ज़्यादा दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ग्रुप हग टू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।